हेलो गाइस, मैं प्रवेश हाल सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विद्या करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि जहां से हमने क्लास अपनी पहले छोड़ी थी, आज वहां से नए सिरे से फिर स्टार्ट किया जाता है और देखते हैं क्या चीज़ कैसे क्या क्या है और क्या छोड़े थे क्या नहीं छोड़े थे। हम सब स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। जब स्वरों के वर्गीकरण की बात हुई थी तो हम सब लोग 2 कर डाले थे, 2 का हो गया था। अब तीसरा देखना है कि तीसरा जो स्वर है तो तीसरा स्वर होता है कि ओष्ठा, ओष्ठा या मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठा या मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो होता भी है 2 प्रकार से हो। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? आप पहला आ जाता है कि वतुल्य, वतुल्य हो जाता है या इससे गोलाकार का, मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है कि जिन स्वरों को बोलने पे हमारे ओठों की स्थिति गोल हो जाए। गोल का कहने का मतलब जिन स्वरों को बोलने पे हमारे ओठों की स्थिति क्या हो जाती है? गोल हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ओष्ठामुखी या वतुल्य कहा जाता है या गोलाकार कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है तो ये भी हम देखेंगे कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तो और किस नाम से जाना जाने की बात जब आएगी भैया तो इसमें हम देखते हैं इसको और कहा जाता है वृत्तामुखी। इसे वृत्त, वृत्तामुखी, वृत्त की बात की जाएगी तो वृत्तामुखी हो जाएगा, वृत्तामुखी। वृत्तामुखी आप जान रहे हो कि वृत्तामुखी जो वृत्त होता है, वृत्त भी कैसे हो जाता है? वृत्त भी आपका गोल होता है, या इसे वृत्ताकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे वृत्ताकार भी कह सकते हैं। वृत्तमुखी हो गया और हो जाएगा वृत्ताकार। वृत्ताकार हो गया मतलब वही हो गया। परिभाषा देखिए, वह सार्व नहीं, वह देखिए परिभाषा में देखते हैं तो परिभाषा में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। वह स्वर हो जाएगा, यहाँ पे वह स्वर हो जाएगा कि वह स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है, क्या ओष्ठ, ओठ की स्थिति गोल हो जाती है। जिसका उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की स्थिति क्या हो जाती है? गोल हो जाती है, अर्थात वृत्त जैसी फैल जाती है। अर्थात क्या हो जाती है? वृत्त जैसी ग्रहण कर लेती है। वृत्त का मतलब ग्रहण करने का मतलब वही हो गया कि ग्रहण कर लेती है। तो वृत्त कैसा होता है हमारा? वृत्त होता है हमारा गोल। तो यानी गोल में अगर ग्रहण कर लेगी तो वही कहने का मतलब कि वृत्त जैसी ग्रहण कर लेती है। अर्थात जैसे अब आप खुद बोल के देखो या खुद देखोगे उसे प्रैक्टिस करके, तो अगर छोटाऊ बोलोगे क्या होता है कि छोटाऊ वर्ड होता है। अगर हम छोटाऊ ऊ बोलते हैं तो हमारे ओठों की स्थिति जो देखनी पड़ती है और हमारे ओठों की स्थिति गोल हो जाती है। छोटाऊ, उसके बाद बड़ाऊ होता है, फिर बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ और क्या जाता है? ओ आओ, ओ आओ। यानी अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि जो होते हैं वृत्तामुखी या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार जो हमारे स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है भैया 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो हाँ, यही सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि कितने होते हैं। तो टोटल होते हैं 4। अब देखिए आ जाता है कि वृत्तामुखी, वृत्तमुखी। अब देखो दूसरा क्या हो जाता है? 2 जो होते हैं, पहला हो गया क्या कि वृत्ताकार हो गया। अब दूसरा हो जाता है आवृत्ताकार। अब जानते हो आवृत्ताकार, इसे प्राश्रित के नाम से भी जाना जाता है। प्राश्रित, प्राश्रित का मतलब होता, अर्थ होता है कि फैला हुआ। प्राश्रित हो गया या आवृत्ताकार, वृत्ताकार, वृत्तमुखी हो गया, आवृत्ताकार हो सकता है। वृत्ताकार, आवृत्ताकार मतलब स्वर के बारे में जो देखेंगे वही होता है कि आवृत्ताकार हो गया। प्राश्रित, अप्राश्रित का मतलब भी होता है कि फैला हुआ, जिसे कहते हो फैला हुआ। अप्राश्रित का मतलब है प्राश्रित, फैला हुआ, फैला हुआ दिख रहा है। तो फैला हुआ दिखने का मतलब, अब जब हम परिभाषा देखेंगे इसकी, वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय होष्ठ जो है, यहाँ पे ओष्ठ हो गया, यहाँ पे रहेगा छोटा ओष्ठ, गोल नहीं हो पाते। अपीत, अपीत का मतलब हो गया अलग, यानी फैल जाते हैं। तो गोल नहीं हो पाते, अपीत फैल जाते हैं। जैसे क्या हो गया? आप छोटा आ बोलो, आ बोलने पर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। और क्या बोलते हो? ए आए। यानी इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल होते हैं ये 6 होते हैं। मतलब वही हो गया कि जिसको बोलते समय हमारे ओठों की स्थिति गोल हो जाए वो वृत्तामुखी हो जाएंगे, जिसको बोलने पर हमारे प्रसृत मतलब फैल जाए तो क्या हो जाएंगे? आवृत्तम हो जाएंगे। देखो कुछ टिप्पणी, जैसे आप री जान, अब इसमें री नहीं, री का हमने ये ऋषि वाला री का हमने काउंट नहीं किया, हमें दिखा भी नहीं ऋषि वाला री। तो जब नहीं दिखा तो यानी ऋषि वाला री जो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्ताकार में, यानी आधा में आता है। ये कुछ कवियों का मत है कि इन्हें अर्धवृत्ताकार में रखा गया, न वृत्ताकार में रखा गया, न अर्धवृत्ताकार में रखा गया। इन्हें किस में रखा गया? अर्धवृत्ताकार में रखा गया। ठीक।
अब कुछ बातें जानते हैं कि इन्हें भी जान लेते हैं क्या चीज है क्या चीज नहीं। जैसे कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चार स्थान के आधार पर निम्न क्रम, जैसे उच्चार स्थान की जब हम बात करते हैं तो उच्चार स्थान में कौन कौन से मारे जाते हैं। देखो, अगर छोटा आ कंठ स्वर है, यानी आ को पढ़ने में आ को पढ़ने में कंठ हमारा कंपन करे। कंठ हमारा कंपन करने का मतलब हो गया तो छोटा आ को बोले कंठ हमारा खिंचता है, कंठ छोटा आ। उसके बाद बड़ा। अब देखिए कंठ पे आपका फोकस होना चाहिए कि जब क्या हो जाता है छोटा और बड़ा बोलने पर हमारे जो है कंठ ऊपर चढ़ते हैं, ठीक, तो छोटा है बड़ा हो गया। अब देखो तालब्य, तालब्य ध्वनियां कौन सी होती है, जिसको बोलने में जीवा हमारे तालु में जाकर बोलो ई ई को बोलने में तालब्य तालु का हम प्रभाव करते हैं, यानी ई को बोलने में ई या बड़ी को बोलने में तालु पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तालब्य ध्वनियां कहा जाता है। अब बात आती ओष्ठा, मतलब होगा जिसको बोलने में हमारे ओष्ठ आपस में क्या हुए, चिपके। अरे कहूं और न चिपकावे चला जाए कि अब कहीं और चिपकाएं, हमको चिपकाना है इसमें। तो देखो छोटाऊ बड़ा, तो क्या होता है कि जिसको बोलने में ओठ हमारा ओठों की गोल हो जाए या दोनों आपस में टकराव हो या मिलाप होता है जिसे कहते हो, तो नायक नायिका का मिलाप होता है, तो वैसे इसमें भी समझ लीजिए मिलाप हो रहा है, ठीक। अब देखो री, आप जानते हो कितना भी आपके अंदर जोश भरा हो, कितना भी हमारे अंदर उत्सुकता है, कहते हो कि जोश भरा हो और जोश भरा हो लास्ट तक आने क्या जाते हो, मुरझा जाते हो। कहते हैं कि मुरझाए गवाए एकदम। अब मुरझाने का मतलब है कि अब ये डाउन पड़ गए हैं, अब पहले जैसे इनके अंदर जोश नहीं रह गया है, उसी को मूर्धा, और मूर्धा ये होता है कि री को कहा जाता है। अब मूर्धन्य व्यंजन में जब आ जाता है तो उसे क्या जाता है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे पहले से पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाते जाते हमारा जो हताश हो जाते हैं, तो मूर्धन्य में हो जाता है, ठीक भैया। अब आगे देखते हैं कि कंठ तालब, ऐसे वर्ग जिसको बोलने में कंठ और तालु की सहायता लेनी पड़े। अब जब कंठ और तालु की सहायता, जैसे जीभ जो हमारी ताल में भी जाकर लड़ती है और ए को बोलने पे कंठ भी कंपन होता है, ठीक। अब देखो ए और आए कंठ तालब्य हो गए, ठीक, कंठ तालब्य। अब आपसे पूछ रहे कंठ तालब्य स्वर किसे कहा जाता है, तो हमारे ए और आए होते हैं कंठ तालब्य स्वर होते हैं। अब देखो आपको बोल रहे कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, जिन स्वरों को बोलने में कंठ और ओष्ठ का मिलाप किया जाए, कंठ और ओष्ठ का मिलाप किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ। तो यानी ओ को बोलने में ओ को बोलने में कंठ और ओष्ठ का दोनों का मिलाप होता है, उसे क्या कहता है, कंठोष्ठ। चलिए इतना हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हम पढ़ रहे थे कि हिंदी में जो होता है उच्चारक स्थान, किसका किसका उच्चार स्थान क्या क्या होता है। अब देखो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम जो होता है, कि वर्णों का क्रम आप जानते हो सजातीय और विजातीय। किसी भी जात में अगर हम, कोई भी आपकी कास्ट है और उस जात में अगर कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब क्या हो जाएंगे, आपके सजातीय हो जाएंगे, आपका साथ देंगे। यानी सजातीय में अगर छोटा आ है तो उनके साथ बड़ा आ आना चाहिए, तब ये सजातीय हो जाएंगे। और विजातीय में क्या आ जाए, छोटा आ जाए, छोटा के साथ छोटी आ जाए, ये हमारा विजातीय हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि विजातीय स्वर और सजातीय स्वर कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ये क्या होते हैं आपके सजातीय। वही हो गया कि कहीं पर देखो अपने प्यार से खुद शादी नहीं कर मिलती, क्यों, क्योंकि हमारे कास्ट नहीं रहते हैं, कास्ट रहते भी हैं तो बताने में डर लगती है। तो ये अगर हमारा कास्ट है तो सजातीय में हो जाएगा, अगर अदर में चले गए तो विजातीय हो जाएगा। यानी अगर ए, अब देखो एक यहाँ पे बोला है, अगर हम ए का निर्माण करते हैं, ए का, तो आ प्लस ई मिलकर, यानी ये दोनों विजातीय है कि नहीं है। मतलब वही करने होगा कि जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही स्थान से हो, उच्चारण स्थान एक ही स्थान से हो, उसे सजातीय कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण स्थान अनेक स्थानों से या किसी अन्य स्थान से हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं, ठीक भैया। विजातीय और सजातीय में आपको डिफरेंट दोनों को देखने को मिल गया, ठीक। बाकी अब आगे देखा जाता है कि क्या क्या। अब देखो स्वरों के संदर्भ में विशेष तत्व या विशेषताएं, मतलब स्वरों के संदर्भ में, आज हमारी स्वर की जो है लास्ट क्लास है, तो स्वरों के संदर्भ में कह रहा है कि स्वरों के संदर्भ में विशेष तत्व तथा विशेषताएं, मतलब विशेष तत्व क्या मिल सकते हैं, विशेषताएं हमें क्या देखने को मिल सकती है। पहला पॉइंट है